हाय फ्रेंड्स, दिस इज विजय। मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो प्यार आपने मुझे पार्ट 1 में दिया। और जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज जाके पार्ट 1 देखें, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो रिलेटेड है इस वीडियो से। तो आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा, तभी आप रिलेट कर पाएंगे पार्ट 2 से। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। अब बात करते हैं स्वर्गीय श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में, जिनका जन्म 11 जून 1897 में शाहजहांपुर में हुआ था और मात्र 30 वर्ष की अल्प आयु में वीर गति को प्राप्त हुए। उनके द्वारा कहा गया एक विचार जो कि आपका दिल जीत लेगा, वो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। और विचार अगर आपके दिल की गहराइयों तक पहुंचे तो कमेंट में जय हिंद लिखिएगा। दुनिया से गुलामी का मैं नाम मिटा दूंगा, एक बार जमाने को आजाद बना दूंगा। बेचारे गरीबों से नफरत है जिन्हें, एक दिन उनकी अमीरी को मिट्टी में मिला दूंगा। अब बात करते हैं मेरी प्रिय और हम सबकी प्रिय स्वर्गीय श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था। मात्र 28 वर्ष की अल्पायु में वीर गति को प्राप्त हुई। और मेरे अनुसार किसी व्यक्ति की सर्वश्रेष्ठता उस समय मापी जाती है जब उसका विरोधी उसके बारे में कुछ लिखता है। इसी का एक जीवंत उदाहरण मैं आपके साथ साझा करता हूँ। सर ह्यूज रॉस, जो कि ब्रिटेन टीम के कैप्टन थे, उन्होंने अपनी बुक द सेंट्रल इंडिया कैंपिंग में 1858 में लिखा था, विरोधियों में और कोई सर्वश्रेष्ठ योद्धा है तो वो सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई है। और वो बोलते थे, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। और इन्हीं के ऊपर एक बहुत ही शानदार कविता लिखी गई और कविता की रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। और उनकी कुछ पंक्तियां, कुछ लाइनें मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी संसद तावन की, वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब बात करते हैं स्वर्गीय श्री खुदीराम जी के बारे में, जिनका जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था। मात्र 18 वर्ष की आयु में वीर गति को प्राप्त हुए और उनको अंग्रेजों ने फांसी पे चढ़ा दिया। इन्हीं की तरह सिर्फ एक 12 साल की अल्प आयु का लड़का, जिनका नाम स्वर्गीय श्री बाजी राव था, अंग्रेजों ने उन्हें गोली मार के हत्या कर दी, क्योंकि उस रात वो ब्रह्मी नदी के किनारे पहरा दे रहे थे और उन्होंने साफ साफ अंग्रेजों को मना कर दिया था कि मैं तुम्हें ब्रह्मी नदी नहीं पार करवाऊंगा। इस गुस्से में आके, इस आक्रोश में आके अंग्रेजों ने उनको गोली मार के हत्या कर दी। तो ऐसे वीर को मैं सच सच नमन करता हूँ। और चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा कही गई एक पोयम मैं इनको डेडिकेट करता हूँ। अभी जिसका खून न खौला हो वो खून नहीं, वह पानी है। देश के काम ना आ पाए वो बेकार जवानी है। ये कहना था स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी का, जिनके बारे में बताते हुए मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। ऐसे निडर व्यक्ति, निर्भीक और विचारों से आज़ाद बहुत ही बिरले होते हैं ढूंढना, जिनका जन्म भावरा में हुआ था। मात्र 24 वर्ष की अल्प आयु में वीर गति को प्राप्त हुए। इन सारे महापुरुषों की किस्से, कहानियां, कविताएं और विचारों को सुन के मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इनसे आपके जीवन का परिवर्तन होगा और इस कोविड-19 की कठिन परिस्थिति से आप निकल पाएंगे। और वो जज्बा इन कविताओं में, इन विचारों में और इन कहानियों में है। और इसीलिए ये पूरा मैंने केस स्टडी तैयार करी, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले और आपका जीवन में परिवर्तन हुए। और बात करते हैं उन चैलेंजेस के बारे में जो हमारी भारत माता को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। चैलेंजेस में जो सबसे पहला चैलेंजेस है, जो मैं एज अ फील करता हूँ, एज एन इंडियन जो मैं फील करता हूँ, वो है रेसिज्म, यानी कि धर्मवाद। हमारे इंडिया में धर्मवाद बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है। हर कोई काम को लेके, इनफैक्ट आज को लेके, बीमारी को लेके धर्मवाद फैला हुआ है। ये कैसी दोहरी मानसिकता है, ये मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा विचार हमारी टीम के एक मेंबर हैं जिनका नाम सूरज है, उनके कुछ शब्दों में उन्होंने प्रस्तुत किया। कुर्बानी क्या होती है ये वो क्या जाने, हिंदू मुस्लिम दंगों से जो अपने धर्म को पहचाने। शहीद होने के लिए अपनी पहचान को खोना पड़ता है, किसी और धर्म का नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी होना पड़ता है। अब बात करते हैं चैलेंज नंबर 2 के बारे में, जो कि है डेडिकेशन टुवर्ड्स
वर्क और वर्क एथिक्स। ये क्या है? कर्तव्य निष्ठा मीन्स कि हमारा देश इस वजह से भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो हम पूरे दिल से नहीं कर रहे हैं, और पूरी इंडिया में केवल 2% लोग ऐसा हैं जो अपने काम को पसंद करते हैं और उससे प्यार करते हैं। तो मेरा सीधा मानना, इस टॉपिक को मैंने सीधे क्यों हिट करा है, इसका बहुत बड़ा रीजन है। जब आप खुद ही सफल नहीं होंगे तो हमारा देश कैसे सफल होगा? ये मेरा प्रश्न है आपसे। आप जब तक उस काम को नहीं करेंगे जिससे आप प्रेम करते हैं, और उस काम को नहीं ढूंढेंगे जिससे आप प्रेम करते हैं, तो आप कैसे सफल हो सकते हैं? वो उसी तरह है कि आप बेमन के वो काम करते रहेंगे। वो नाव जहां उसको जाना है, उस नाविक को यही नहीं पता उस नाव को जाना कहाँ है, तो वो कभी कहीं नहीं पहुंच पाएगी। उस समुद्र में बस वो घूमती रहेगी। मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। वो क्या है? वो ये है कि आप उस काम को ढूंढें जिससे आप प्रेम करते हो। अदरवाइज जो आप काम कर रहे हैं उससे आप प्रेम कर लें। 2 ही तरीके हैं इस वर्क एथिक्स को समझने के लिए और अपने डेडिकेशन को बढ़ाने के लिए काम के थ्रू। वो यही 2 बातें, और इसके ऊपर एक डिटेल केस स्टडी मैंने बनाई हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उस केस स्टडी को आप देखिएगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में, जो कि है एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम को सुधारना होगा, जिसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया, जिसकी मैं मुक्त कंठ से प्रशंसा करना चाहता हूँ। बहरहाल ये भी पॉइंट नंबर 2 से कुछ रिलेटेड है। हमको एजुकेशन भी उसी तरह चूज करनी चाहिए जिस तरह हम काम को चूज करते हैं। ये दोनों बातें सिमिलर हैं। आपको एजुकेशन में भी उसी एजुकेशन में उतरना चाहिए जिससे आप प्रेम करते हैं। जैसे 3 इडियट मूवी में कहा गया कि उस काम को करो, उस पढ़ाई को करो जिसको करना तुम एंजॉय करते हो। सोचो अगर सचिन तेंदुलकर जो है क्रिकेट की जगह बास्केटबॉल खेलता तो क्या होता, या लता मंगेशकर गाने की जगह जो है पियानो बजाती तो क्या होता, या एपीजे अब्दुल कलाम जो है साइंटिस्ट की जगह फुटबॉल खेलते होते तो क्या होता। तो आपको ये दोनों पॉइंट पे बहुत ज्यादा काम करना होगा, अपने वर्क एथिक्स पे और अपनी एजुकेशन को ढूंढने में और अपने प्रिय काम को ढूंढने में। ये उतना ही जरूरी है जितना जरूरी है अपने प्रेम को ढूंढना। आप पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 को बहुत ध्यान से समझें। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में, जो कि देश में एक बहुत बड़ी समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अब लोगों को ये लग रहा है कि जो नौकरी चली गई कोविड-19 की वजह से, नौकरी नहीं मिल रही। सोचिए, क्या हमारा आज से जरा आपको मैं थोड़ा सा रिवर्स जाइए, 70 साल जरा पहले की बात करते हैं, तो क्या उस समय हर कोई नौकरी करता था? नहीं। उस समय हमारे पूर्वज, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं, सिर्फ 70 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारे हमारे पूर्वज क्या करते थे? व्यापार करते थे। कोई तेल का व्यापार करता था, कोई कपड़े का व्यापार करता था, कोई बनियागिरी करता था, कोई कई सारे व्यापार थे, कोई किसानीगिरी करता था। तो सब लोग काम व्यापार करते थे। लेकिन अब क्या है, हर कोई नौकरी के पीछे भाग रहा है, हर कोई चाहता है नौकरी मिल जाए, मेरी लाइफ सिक्योर हो जाए। लेकिन नहीं, अगर किसी भी देश की केस स्टडी अगर आप उठाएं या करें तो उसमें आप पाएंगे कि वो सारी कंट्रीज बिजनेस कंट्रीज हैं, उनमें हर तरह तरह के बड़े बड़े व्यापार होते हैं, इसलिए वो डेवलप बन पाई, क्योंकि वहां पे व्यापार होता है, हर कोई उससे काम लेता है जाके। यहाँ क्या हो रहा है, इंडिया में हम नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, नौकरी चाहिए। मैं उसकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, हमें नौकरी करनी चाहिए, लेकिन हमारा जो मेन मोटिव होना चाहिए वो व्यापार पे होना चाहिए, तभी हमारा देश डेवलप कर पाएगा। और जिस दिन हमने अपनी मानसिकता व्यापार की करने की बना ली, उस समय नौकरी की समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि व्यापार ज्यादा होंगे, नौकरियां खुद ब खुद ज्यादा होंगी और लोग काम करेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या का समाधान हो जाएगा। इनको मैं समरी अगर मैं आपको दूं तो पॉइंट नंबर 1, रेसिज्म, धर्मवाद, जातिवाद से दूर रहें और इसको जड़ से खत्म करें। नंबर 2, हमें जो है डेडिकेशन, अपने उस काम को ढूंढना पड़ेगा जिससे हम प्यार करते हैं, या जो काम कर रहे हैं उससे प्यार कर लें। नंबर 3, एजुकेशन, हमें जो है उस पढ़ाई को करना पड़ेगा या उस पढ़ाई को ढूंढना पड़ेगा जिसमें हम एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या जिसमें हम एक्सपर्ट हो सकते हैं। और नंबर 4 जो है अनएम्प्लॉयमेंट, उसका समाधान ये है कि आप जो है व्यापार पे ज्यादा फोकस करें, व्यापार करने पे फोकस करें, किसी भी तरह का, छोटा बड़ा किसी भी तरह का व्यापार करें। सो गाइज, आई एम रियली वेरी ग्लैड एंड रियली वेरी थैंकफुल। और मैं अपनी टीम का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, सूरज का, विनय का, सलोनी का, नितेश का, श्वेता का, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा काम करा, इन्होंने बहुत अच्छा हार्ड वर्क करा। हम इस पूरी केस स्टडी को मिलके हमने बनाया। आपने स्पेशल थैंक्स टू हिमांशु, उसने पूरा मुझे
सिस्टम बना के दिया जिसमें मैं वीडियोग्राफी कर रहा हूँ। और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।